हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप परीक्षा की अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और अगली कड़ी में आज हम लोग एक नया और चैप्टर का शुरुआत करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चिल्ड्रन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इससे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए, और ये चैप्टर भी चूंकि बड़ा है, इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स में हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का ही हम लोग डिस्कशन करें। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए हम लोग बात करेंगे अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सबसे पहले बात होगी हमारी डीएनए से, द डीएनए। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, यह एक एसिडिक सब्सटेंस है, एन एसिडिक सब्सटेंस, और डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मिक्सचर, कब गई, तो 1869 में। और उन्होंने इसका नेम क्या किया, न्यूक्लियन दिया, नेम्ड एज न्यूक्लिन, जो कि बाद में न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया है। यही न्यूक्लिन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इन्होंने इसको न्यूक्लियस के अंदर में खोजा था। न्यूक्लियस के अंदर में होने की वजह से इसका नाम उन्होंने क्या चीज दिया, न्यूक्लिन दिया, जो कि बाद में इसका नाम पड़ा क्या चीज, न्यूक्लिक एसिड पड़ा। तो न्यूक्लिक एसिड बच्चों दो तरह का होता है। न्यूक्लिक एसिड्स कह लें कि दो तरह का, एक हम लोग कहते हैं डीएनए और दूसरे को हम लोग कहते हैं आरएनए। डीएनए का मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड्स ये क्या चीज से बने हैं, मेड अप ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या भाई, यानी न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा यूनिट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड के ढेर, सपोज कर लीजिए कि ये एक यूनिट हो गया जिसको आप कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। अब ये ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब चेन में बंध जाएं तो आप इनको क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड बने क्या चीज के हैं। ये न्यूक्लियोटाइड बने क्या चीज हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ, अगर हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीन चीजों से बने हुए हैं। पहला चीज, इसको हम लोग कहते हैं शुगर। दूसरा ये हो जाएगा नाइट्रोजनस बेसेस, और तीसरा ये है फॉस्फेट। ये तीन चीजों से मिलकर के बनता क्या चाहिए बच्चे, न्यूक्लियोटाइड। इट मीन्स कि न्यूक्लियोटाइड इज ए यूनिट मेड अप ऑफ सुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसेस। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, चूंकि इंट्रो है ये,
फर्स्ट चैप्टर का, इसमें एक बेसिक जरूर होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं। तो कैसा शुगर होता है बच्चों? शुगर होता है, इसमें दो तरह के शुगर मिलते हैं, जो कि राइबोज शुगर होता है और एक होता है डीऑक्सीराइबोज। एक राइबोज और दूसरा डीऑक्सीराइबोज। हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड में किस तरह के शुगर होते हैं। तो हमने बताया क्या चीज कि ये राइबोज शुगर होते हैं। ये राइबोज शुगर 5 कार्बन के कंपाउंड हैं। ये कितने कार्बन के हैं? 5 कार्बन के कंपाउंड है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। ये दो तरह के अभी बात किए, एक को हम लोग राइबोज शुगर और दूसरे को डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर पाए जाने के कारण इसको हम लोग कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सीराइबोज यानी कि डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको नाम से जाहिर हो गया होगा कि डीएनए में कौन सा शुगर होता है, क्या शुगर है। एक बार फिर से बात करें, डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर होता है। तो बच्चे देख, ये ये बात करते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सी मतलब यहां से एक ऑक्सीजन जो है हटा दिया जाए। ये एक ऑक्सीजन हट गया, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई, डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई यहां पर, तो ये क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोज शुगर हुआ है। इस शुगर को हम लोग कहें डीऑक्सीराइबोज। यही चीज, सब चीज वही है। देखिए वहां ऑक्सीजन है तो इसको हम लोग कहेंगे राइबोज शुगर। इसका नाम हम लोग देंगे क्या चीज? राइबोज शुगर कहेंगे। ठीक। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा और हम लोग बात करें, ये राइबोज शुगर और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसमें क्या है, थोड़ी सी बात को हम लोगों को जानना है। इसमें कार्बन नंबर हम लोग बच्चों जरूर जान जाए। कार्बन की संख्या कहां कहां पर है? देखिए ये है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। 5 कार्बन की कंपाउंड है। यहां पर भी हम लोग वही से शुरू करते हैं। ये जानना बड़ी जरूरी है बच्चों, आगे आपको बताएंगे क्यों। 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। और यहां पर बच्चों दोनों के केसेस में क्या चीज है? ऑक्सीजन है। यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी ऑक्सीजन है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, शुगर जान गए। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस, जी बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक को हम लोग कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को कहते हैं पाइरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो होता है डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा रिंग होता है? डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। और ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। ये हमको डिफरेंशिएट करने में मदद मिलेगा। प्यूरिन 2 तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एडेनिन और दूसरे को हम लोग कहते हैं गुआनिन। पाइरिमिडिन्स 3 तरह के, जिसको कि हम लोग साइटोसिन, थाइमिन और थर्ड इसका यूरेसिल। ये
ये क्लासिफिकेशन है पाइरिमिडिन्स का। प्यूरिन्स, एडेनिन और गुआनिन, इसको हम लोग ए से डिनोट कर सकते हैं। गुआनिन को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी। साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से लिखते हैं और यूरेसिल को हम लोग यू से लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये उनका एब्रिविएशन वर्ड है। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज तीसरा क्या है। ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तीसरा कंपोनेंट से क्या चीज, फॉस्फेट्स है। ये तीनों मिल करके क्या बना लेते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ मिल जाते हैं तो उनसे बनते हैं क्या चीज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो आइए अब देखते हैं क्या चीज कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनता है, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर भी आपको यहां रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उस पर आप ध्यान देंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। हम उस फिगर को देखते हैं, बनाते भी हैं, कैसे क्या है। जी हाँ चिल्ड्रन, हम लोग बात करें कि ये है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे का स्ट्रक्चर है ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जी हाँ, ये बच्चे देख रहे हैं आप क्या चीज, एक शुगर का मॉलिक्यूल, ये है नाइट्रोजनस बेस और ये है फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये तीनों मिलकर के एक बनाए क्या चीज, न्यूक्लियोटाइड। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह से ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। और उसको जोड़ने वाला होता कौन है, यही फॉस्फेट होता है। ये फॉस्फेट होता है। ये फॉस्फेट दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं, इसलिए इनका नाम हम लोग लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या चीज है, इस बॉन्ड का, द बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इनमें ईस्टर बॉन्ड बनता है बच्चों। देखिए हम लोग न्यूक्लियोटाइड वाला जो है या शुगर का जो नंबरिंग किए थे कार्बन का, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 पर क्यों हम नंबरिंग बताए थे, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पर फिक्स्ड है कि नाइट्रोजनस बेसिस लगते हैं। ए फॉर यहां पर क्या चीज है, एडेनिन लगा हुआ है। ये है 2, ये 3, 4 और ये है 5, ये ध्यान में रखिएगा। तो कार्बन नंबर 1, इस पर नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी 1, 2, 3, 4, ये 5 आप ध्यान दे रहे होंगे। तो एक शुगर का कह सकते हैं, या एक न्यूक्लियोटाइड के शुगर का कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के कार्बन का कार्बन नंबर 5 एक दूसरे से फॉस्फेट बॉन्ड से, यानी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। एक बार फिर से हमने क्या बताया, एक शुगर का कार्बन नंबर 3 और दूसरे कार्बन का, या ये कह सकते हैं कि दूसरे शुगर का कार्बन नंबर 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाते हैं, और इस तरह से दैट मीन्स एक पूरी तरह का पूरी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाता है। क्या बना ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। तो इस तरह से ये एक सिंगल स्ट्रैंड हमने दिखाया है इसमें बच्चे। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन ये नाइट्रोजनस बेसिस एंड सुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक चीज और भी आप देखिएगा, इस न्यूक्लियोटाइड का दो एंड मिला है। एक एंड जो है क्या चीज, जो फॉस्फेट वहां पर फ्री मॉलिक्यूल्स के रूप में है, फॉस्फेट फ्री मॉलिक्यूल्स के रूप में है, और यहां का कार्बन पोजीशन क्या है, 5 है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस न्यूक्लियोटाइड का ये 5' एंड कहते हैं, यानी कि कार्बन नंबर 5 पर ये फॉस्फेट फ्री फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस न्यूक्लियोटाइड का यह किनारा हम लोग क्या कहते हैं, 5' एंड कहते हैं। और वही दूसरा चीज देखिएगा कि यह कार्बन नंबर क्या चीज है, 3 है। इसका पोजीशन क्या चीज है, कार्बन नंबर 3। यहां पर भी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका कार्बन नंबर 3 से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इस एंड को हम लोग क्या कहते हैं, 3' एंड कहते हैं। यानी कार्बन नंबर 3 पर ये OH ग्रुप जो है जुड़ा हुआ है, इसके चलते इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये 3' एंड हुआ। अब इसी तरह से डीएनए में क्या होता है, डीएनए में आपको बताया जाए कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है बच्चे, और वह एंटी पैरेलल्स कहे जाते हैं, एंटी पैरेलल्स कहे जाते हैं। इसका मतलब क्या चीज, कि जो ये 5' से 3' की तरफ में चला हुआ है, यानी कि इंडिकेशन क्या चीज है, ऊपर की तरफ। ऐसा ही जो है दूसरे किनारे पर ये उल्टा रहेगा, यानी कि ये साइड जो है, ये आपको जो ऊपर की तरफ जो मार्किंग दिख रहा है वो नीचे रहेगा। तो ये 3' एंड जो होगा ऊपर हो जाएगा, और 5' एंड जो होगा नीचे हो जाएगा। और फिर दोनों के नाइट्रोजनस बेसिस जो है एक दूसरे के नजदीक में आ जाएंगे, और ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड की से जुड़ जाते हैं, और तब एक कंप्लीट 2 चेन बनते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, और वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का वो डबल चेन स्ट्रक्चर जो है डीएनए कहा जाता है। ऐसा चेन जो होगा वह आरएनए में होगा, लेकिन अंतर क्या चीज है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है बच्चों, उसमें राइबोज शुगर होगा, और वहां पर थाइमिन नहीं होगा, वहां पर यूरेसिल होगा। थाइमिन का अल्टरनेट क्या चीज है, वहां पर यूरेसिल होगा। एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, लेकिन थाइमिन यूरेसिल में नहीं होगा, उसके जगह पर क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो देखते हैं वह डबल स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। ऐसे आपके एनसीईआरटी वाला फिगर भी जो है रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, उस पर ध्यान देने से आपको पता चल जाएगा। जी हाँ बच्चे, तो हमने पूरी डायग्राम जो है अभी ड्रॉ कर दिया है। आप देखिए एक चेन पहले से हमने ड्रॉ करा था, अब दूसरी चेन को भी हमने ड्रॉ कर लिया। हमने बताया था ना कि ये डीएनए का में 2 जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं वो एंटी पैरेलल्स होते हैं। हमने दिखाया आपको कि ये 5' एंड पहले है और दूसरा एंड जो है 3' एंड का है। अब देखिए ये ऊपर जा रहा था, पोलैरिटी जो है दिखाया गया, अब इसकी पोलैरिटी क्या चीज है, नीचे की तरफ में है। और जस्ट वही आप देख रहे हैं कि यहां पर अब की बार क्या चीज दिख रहा है, 3rd कार्बन पर OH ग्रुप फ्री पोजीशन में है, तो यह इस न्यूक्लियोटाइड का 3' एंड होगा, और यह 5th पोजीशन वाला कार्बन है, और 5th पोजीशन वाला कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है, तो यह क्या कहा जाएगा, 5' एंड कहा जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये भी आता है। अब हम लोग बच्चे बात करेंगे क्या चीज, कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये क्या है भाई, ये तो एक सिंपल सा चेन दिया गया है, लेकिन इसका 3D मॉडल जो है वाटसन एंड क्रीक ने दिया था, वाटसन एंड क्रीक ने दिया था। तो वह कैसा है उसको अब देखते हैं।
जी हाँ चिल्ड्रन, हम लोग अब देख पा रहे हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर। इसको हम लोग कहते हैं हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, यह दो स्ट्रैंड है जो कि सुगर और फॉस्फेट का बना होता है, सुगर और फॉस्फेट का बना होता है। और ये कहा जाए कि एक सीढ़ी, एक लैडर का जो मेन स्केलेटन होता है, दो पिलर्स जो होते हैं उनके, वो क्या चीज के बने हुए हैं, सुगर और फॉस्फेट, और दोनों को ज्वाइंट करने वाले होते हैं ये नाइट्रोजिनस बेसेस, ये नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं बच्चे। यह राइट हैंडेड फैशंस में, यानी कि राइट साइड से ऐसे क्लॉकवाइज जो है ये घूमता है, ऐसे दिखा जाता है। इसमें हम लोग ये और क्या चीज पाते हैं कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं, इनमें बेस पेयरिंग की बात की जाए, बेस पेयरिंग की, तो ये कंप्लीमेंट्री होते हैं बच्चे। कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या चीज होता है, ये चार्गफ लॉ कहता है। चार्गफ, एक पूछा जाता है ये सवाल कि व्हाट इज चार्गफ लॉ। तो चार्गफ लॉ, एज पर चार्गफ लॉ, द रेशियो ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, या ये कहें कि रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। एक बार फिर से सुनिएगा, एज पर एरविन चार्गफ द रेशियो ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, यानी जितना प्यूरिन्स होंगे उतना ही पायरिमिडिन्स होंगे। इसका मतलब क्या चीज कि एडेनिन हमेशा जो होगा थाइमिन से जुड़ेगा। क्या चीज से जुड़ेगा, एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के थ्रू थाइमिन से जुड़ेगा, और गुआनिन जो होगा वह ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन की तरफ से जुड़ेगा। ये कहता है एरविन चार्गफ जो है। यानी कि अगर एक स्ट्रैंड पर एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगा, थाइमिन होगा। अगर दूसरे स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड पर थाइमिन है तो इस पर एडेनिन हो जाएगा। अगर यहां पर इस स्ट्रैंड में गुआनिन है तो इस दूसरे वाले स्ट्रैंड में साइटोसिन होगा, यानी एकदम फिक्स्ड है। या ये कह सकते हैं कि अगर सपोज कर लिया जाए कि 3' to 5' वाले एंड का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, क्या स्ट्रक्चर है वहां पर नाइट्रोजनस बेसिस का, तो आपको 5' to 3' वाले एंड में नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ये आप निकाल सकते हैं। और ये अक्सर सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है बच्चे। एनसीईआरटी के और सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जिनको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये क्या चीज है, उनका सीधा जो है कंप्लीमेंट्री लिखना है आपको, ठीक है। तो और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में और क्या क्या चीज है। इसके स्ट्रक्चर में बच्चे हम लोग बात करते हैं कि पिच, ये जो चढ़ाव होता है, इसका पिच की बात करें तो पिच कितना होता है, 3.4 nm। ये सब डाटा जो है याद करने की है, पिच इसका जो है। एक कंप्लीट टर्न में जब घूम जाता है, इन वन कंप्लीट टर्न, वन टर्न, नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेसिस, या ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी कह सकते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स का बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर।
ये भी आपको फिक्स्ड हो जाता है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग, अच्छा एक चीज और भी है, इस डीएनए में दो तरह के ग्रुप्स देख सकते हैं आप। एक को आप माइनर ग्रुप कहते हैं, माइनर ग्रुप, और ये दूसरे को हम लोग कहते हैं मेजर ग्रुप। कि एक क्वेश्चन आता है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो डीएनए बच्चे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया, आरएनए क्या चीज है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा चीज डीएनए में थाइमिन होता है, यानी कि एडेनिन और गुआनिन के साथ थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है। शुगर की बात करते हैं, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, आरएनए में राइबोज शुगर होता है। लोकेशन की बात करते हैं तो डीएनए मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए कहां मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। दूसरा कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उसके अंदर में मिल सकता है, अर्थात का क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोट्स जो हैं वहां साइटोप्लाज्म में मिल सकता है। बाकी आरएनए की बात करें, आरएनए मैक्सिमम आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा साइटोप्लाज्म में। आरएनए कहां मिलेगा, साइटोप्लाज्म में मिलता है, और ये किसी सेल ऑर्गेनेल्स में नहीं मिलेगा। ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों जगह मिल सकता है। तो ये लोकेशन के आधार पर इसका डिफरेंसेस हो गया बच्चे। अब एक अगली बात आती है हमारी, क्या चीज, कि सेंट्रल डॉगमा। एक कंप्लीट टॉपिक हम लोग यहां पर करते हैं, सेंट्रल डॉगमा क्या चीज है बच्चे। सेंट्रल डॉगमा 1 मिनट में देख लें हम लोग। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा जो है यही वाटसन और क्रिक के द्वारा ही प्रपोज किया गया है। वाटसन और क्रिक के द्वारा ही एक थीम जो है, एक रूल्स जो है बनाया गया। वह क्या कहता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से कहां जाता है, आरएनए की तरफ में जाता है, और आरएनए से प्रोटीन की तरफ में जाता है। अर्थात अगर हम लोग उसको देखें ड्रॉ करके तो ऐसे होगा, डीएनए से क्या होगा, आरएनए, यानी एमआरएनए पहले बनता है, एमआरएनए। ये डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बच्चे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, ये डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मोर कॉपीज बना सकता है। किस प्रोसेस से, इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। जब अपनी कॉपी ये बनाता है तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और ये ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए, तब हम लोग क्या कहेंगे, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और यहां से होता है क्या चीज, ट्रांसलेशन। एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, तब बनता है बच्चों प्रोटीन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को वाटसन और क्रिक ने क्या कहा, सेंट्रल डॉगमा कहा। तो आज के यूनिट में बस इतना ही। अगले यूनिट में हम लोग अगला बात करते हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, और आशा है अगला भी आप यूनिट जरूर देखेंगे, अगला पार्ट भी इसका जरूर देखेंगे। चलिए।